रहीम। आज हमारे बैठ के प्लेटफॉर्म से मिस सायरा खान मौजूद हैं। और मैडम जो हैं आज हमें एक वेबिनार जो है मैडम कंडक्ट करेंगी प्ले बेस्ड लर्निंग के हवाले से। तो ओवर टू यू मिस सायरा खान। Assalamu alaikum. My name is Sarah Khan, and I'm SST Science, and I'm a T alumna. और उसके अलावा I was an assessment expert at INBAC, and I was also participated in various programs of BAC, and as well as I've worked with CPD, and I was also a content developer in Dutch program. So today we'll be discussing about PBL, play-based learning. तो पीबीएल होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और उसमें हम वन बाय वन इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से सपोर्ट करेगा और किस तरीके से बच्चों की कॉग्निटिव लर्निंग को इनहांस करेगा। अच्छा मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं अपने पार्टिसिपेंट से कहना चाहूँगा कि मैडम की आपने वेबिनार की प्रेजेंटेशन को गौर से सुनना है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं। और एट द एंड ऑफ वेबिनार मैडम जो है उनके आंसर आपको दे देंगी। थैंक यू मैम। चलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ और इससे इस वेबिनार से रिलेटेड या इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे आप लोग जैसे राशिद ने बताया है आप लोग अपने चैट में आप लोग वो मेंशन कर दीजिएगा फिर हम एंड ऑफ दी वेबिनार हम आपको आंसर करेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी मैडम, विजिबल है। ठीक, एक सेकेंड। स्क्रीन चली गई, आप दोबारा जी जी, शेयर कर दें स्क्रीन। अभी नजर आ रही है? जी अभी नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा नाम, मेरी क्वालिफिकेशन और इसके अलावा जो मैंने लाइक सीपीजी के साथ जो मैंने काम किया है एंड फर्दर मोर माय एक्सपोजर ऑफ यूएसए एंड माय एक्सपोजर एंड माय वर्क विद बैक। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। और फिर इस वेबिनार का पर्पस क्या है कि हम लोगों ने ये प्रमोट करना है कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग जिसको हम शॉर्टली हम पीबीएल भी बोलते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्या बेनिफिट्स होंगे एजुकेशन सिस्टम को और साथ में बच्चों की कॉग्निटिव लेवल को, कॉग्निटिव ग्रोथ को किस तरीके से, उनकी मेंटल डेवलपमेंट को किस तरीके से ये इन्हांस करती है और इसके से रिलेटेड जो लोगों में मिथ्स है हमने उन मिथ्स को जो है क्लियर करना है। और अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है इस पीबीएल वेबिनार से रिलेटेड। Understanding what PBL based learning means and know why play is important for the children's development। ये क्यों उनके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो फेमस हमारे पास जो एजुकेशनिस्ट है उनकी क्या थेरीज थे प्ले बेस्ड लर्निंग के बारे में, उनके बारे में उसके ज़्यादा स्लाइड्स नहीं होंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम लोग मतलब ये कॉग्निटिव लर्निंग इनहांस करती है और कौन कौन से जो गेम्स है जो हम लोग क्लासरूम में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो इसके बारे में सिर्फ एक आध स्लाइड होगी तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले जो कि क्लासरूम्स में यूज होते हैं। फिर डिस्कवर हाउ प्ले कैन बी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, रीडिंग एंड साइंस। ये लिटरेसी, साइंस, मैथ्स के अलावा बाकी किन किन सब्जेक्ट्स में भी हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये इट्स नॉट लिमिटेड टू दी सब्जेक्ट्स बल्कि हम हर एक सब्जेक्ट में इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर टीचर्स और पेरेंट्स
को ये किस तरीके से सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, सारे एजुकेटर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी है कि वो अगर वो पेरेंटिंग कर रहे हैं या वैसे ही घर में भी बच्चों को वो सिखा रहे हैं तो किस तरीके से वो पीबीएल को यूज करते हुए बच्चों की कॉग्निटिव लेवल को इनहांस करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी बाकी जो बच्चों के साथ है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहांस करने के लिए, उनको बेटर बनाने के लिए वो किस तरीके से इसको मतलब इससे बेनिफिट ले सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकता है ये उनके लिए। और जो मिथ्स हमारे पास है या फिर पीबीएल से रिलेटेड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों के दरमियान, तो उनको भी हमने क्लियर करना है। और क्लासरूम और रियल इन्वायरमेंट में जो हमारे पास पीबीएल के कुछ एग्जांपल्स है तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अब पीबीएल होता क्या है, ये मतलब मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से, आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर लीजिएगा, या अगर अभी पार्टिसिपेंट कम है तो आप लोग मुझे ऑडियो में भी आप बता सकते हैं कि पीबीएल क्या होता है आप लोगों की नज़र में, या फिर आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है पीबीएल से या प्ले बेस्ड लर्निंग से, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है हमें। जी अच्छा, तो मैडम, अब आपकी आप, आवाज आ रही है। हम कमेंट मतलब इसको जी एवरीवन जी कर दे कमेंट करते वक्त। जी जी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स कम है, तो फिर आप ऑडियो में भी मुझे बता सकते हैं या फिर चैट में भी बता सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग कंफर्टेबल है। हाँ, प्ले बेस्ड लर्निंग अगर मैं आपको बता दूं तो ये जॉयफुल लर्निंग का एक दूसरा नाम है। कि इसमें बच्चे मतलब उनको आपने खेल खेल कूद कूद करते हुए उनको पढ़ाना है ताकि उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे। और उनका जो लर्निंग लेवल है आपने उनको हंसते हंसाते उनको सिखाना है। ये करेक्ट। मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जी जी बिल्कुल सही। और कोई? सर राशिद आप भी बता दी, या कोई ये जो सर फैजुल्ला है ये बता दे। मैडम, मैं आपके लिए चैट बॉक्स कंटिन्यूस देख रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं जी जी। इंशाल्लाह आपको सेंड फॉरवर्ड करता रहूँगा। मेरे हिसाब से प्ले बेस्ड लर्निंग वही है कि जिसमें बच्चा जो है वो खेलते खेलते सीखता है, फन लर्निंग जिसको हम कहते हैं। और खेल खेल के ज़रिए किसी भी बच्चे को हम अगर चाहे लिटरेसी है या न्यूमेरेसी है, कोई भी स्किल अगर हम बच्चों को खेल खेल के थ्रू सिखाना चाह रहे हैं तो उसको मेरे ख्याल में हम प्ले बेस्ड लर्निंग कहते हैं। एग्जैक्टली, प्ले बेस्ड लर्निंग हमारे पास यही चीज है कि हम लोगों ने बच्चों को किस तरीके से खेल खेल के जरिए या फिर, ठीक है, मतलब उनको ये लग रहा होगा बच्चों को कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनकी लर्निंग हो रही होती है और साथ में उनकी असेसमेंट भी हो रही होती है। अच्छा, ये हमारे पास एक पेडागोजिकल अप्रोच है वेयर प्ले इज द सेंट्रल मीडियम ऑफ लर्निंग। जैसे आप लोगों ने अभी मुझे ऑलरेडी ये बताया है, बिल्कुल यही चीज है कि अपनी बच्चों के साथ आप गेम खेल रहे हो या फिर आप उनको अलाउ करते हो। दो तरह का, एक हमारे पास वो टीचर सेंटर्ड होता है कि टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है, या फिर उनको बिल्कुल ओपन एंड दिया होता है कि वो खेल रहे होते हैं और साथ में उनकी लर्निंग हो रही होती है। तो बच्चों को ये लग रहा होता है कि वो बेसिकली खेल रहे हैं और या फिर वो इंजॉय कर रहे हैं जैसे वो घर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी कॉग्निटिव लेवल की डेवलपमेंट हो रही है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है, उनके जो बाकी जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स है हम उनको इनहांस कर रहे होते हैं, उनको डेवलप कर रहे होते हैं। इट इज चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंशियल एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। ये जो ना चाइल्ड सेंटर होता है, क्योंकि अ, बच्चों के लिए ही होता है, बच्चे ही इसमें ज्यादा उनका होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो कितना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना वो सीखते हैं, जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना ही अच्छी तरीके से वो उससे सीखेंगे। और ये क्रियोसिटी को, क्रिएटिविटी को इनहांस कर, वो इनकरेज करती है, कोलैबोरेशन को, कि बच्चों के दरमियान जी कोलैबोरेशन होती है और चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्लोर वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ये लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन मीनिंगफुल प्ले। ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके ही वो सीखते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ते हैं, लर्निंग डोमेन्स में हमारे पास एक होता है साइकोमोटर स्किल्स। तो ये बच्चों के साइकोमोटर स्किल्स को इनहांस करता है कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ। और इसमें मैं कह सकती हूँ कि लर्निंग की जो तीनों डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर और उसके बाद इफेक्टिव डोमेन, तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं और तीनों इसमें इनहांस हो रहे थे और उन तीनों को की डेवलपमेंट हो रही होती है।
यहाँ पे आपने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये बच्चा जो है यहाँ पे जिस तरीके से वो खेल रहा है। फिर उसके बाद व्हाई प्ले मैटर्स, ये कॉग्निटिव लेवल को इनका इनहांस करता है। बच्चों को ये लग रहा होता है कि वो गेम खेल रहे हैं, बट बेसिकली उनकी वो लर्न भी कर रहे होते हैं साथ साथ, गेम्स के साथ साथ कि वो जैसे समटाइम्स उनको ये अगर ये इसकी एग्जांपल मैं दूं कि टीचर जो है ना उनको बोर्ड गेम्स जो है ना जिसमें मैथ्स के कैलकुलेशन होती है, या अगर बहुत सारे छोटे लेवल के होते हैं तो उसमें काउंटिंग होती है, तो वहां पे कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, तो वो बच्चे जो ना या तो वो नंबर लिख लेते हैं या फिर वो बोर्ड गेम को कंप्लीट करते हैं, तो उनके हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये उनकी लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। और जो मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग से टोटली डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनली जैसे टीचर जाके बोर्ड पे वो लिखती है या लिखता है कि बच्चों ने ये पढ़ना है, बट जो हमारे बच्चे होते हैं वो फिर उस तरीके से उनको याद नहीं करते या फिर उनको रोट मेमोराइजेशन पे लेकर आते हैं, तो यहाँ पे उनकी उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकती जिस तरीके से प्ले बेस्ड लर्निंग पे होती है। फिर इनकी इमोशनल लर्निंग भी इसमें होती है और फिजिकल स्किल्स भी इनके इम्प्रूव होते हैं। इमोशनली मतलब उनके जो इफेक्टिव डोमेन है वो एक दूसरे से जो मतलब पीयर असेसमेंट वो करते हैं या पीयर लर्निंग करते हैं, एक साथ बैठकर वो कर रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से वो डिस्कस करके उनकी रीजनिंग होती है, तो ये उसमें उसे उस चीज़ को भी एनहांस करती है। और साथ में उनके क्योंकि साइकोमोटर डोमेन्स का है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज उनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्ले का मतलब ही है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी इनहांस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये पिक्चर है, इनको अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, द पावर ऑफ प्ले, हाउ अ सिंगल प्ले एक्टिविटी कैन स्ट्रेंथन डेवलपमेंट इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स और मल्टीपल एरियाज। यहाँ पे हमारे पास है मैनिपुलेटिंग एंड स्टैकिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरिंग साइज एंड शेप्स। यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्लॉक्स है, जो बच्चा जो इन ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, यहाँ पे वो उन ब्लॉक्स के साथ मजीद उनको बैलेंस वो कर रहा है। इस ब्लॉक्स में वो एबीसी और ये कुछ उनके वो सीख रहा है, मतलब उनकी मेंटल या उनके कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप कर रहा है। फिर अगर वो दो है, जैसे मैंने अभी कहा था कि पीयर असेसमेंट भी उस यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो प्ले बेस्ड लर्निंग है इसमें सिर्फ उनकी अपनी कॉग्निटिव लेवल की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनको असेस भी कर रहे होते हैं एज ए टीचर, तो ये किस तरीके से उनको हेल्प करेगी, ये चीज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो क्योंकि दो बच्चे हैं वो आपस में खेल रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं चीजें, ठीक है कि पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा, बाद में कौन सा अल्फाबेट आएगा, या ये अल्फाबेट अगर फॉर इंस्टेंस अगर टीचर ने वो अल्फाबेट्स एक गलत डायरेक्शन में रखे हुए हैं तो वो उनको सीक्वेंस में रखेंगे, तो ये उनकी मतलब और ये बच्चे आपस में अगर वो पीयर्स में बैठे हुए तो आपस में डिस्कस करके भी इन चीज़ों को वो रखते हैं। तो इस तरीके से उनकी कॉग्निटिव स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों वो डेवलप होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी तरह अगर हम नंबर्स की बात करें या कोई भी सिर्फ ये लिटरेसी और न्यूमरेसी या फिर मतलब मैथ्स की हम बात करें, जैसे न्यूमरेसी में सिर्फ ये नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनके सोशल इमोशनल स्किल्स में भी है, लर्निंग टू शेयर, टेक टर्न्स एंड मेक अ काम ट्रांजिशन टू क्लीन अप टाइम। तो यहाँ पे बच्चे यही है कि पहले एक की टर्न आती है, फिर उससे दूसरे को कहा जाता है कि आपकी टर्न है, तो यहाँ पे उनके मतलब सोशल इमोशनल स्किल्स को भी डेवलप किया जाता है। तो एक प्ले से बच्चों में इतनी मतलब उनकी डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यही चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर सकें। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारे पास जो हमारा डच प्रोजेक्ट जो करंटली सीबीटी के अंदर ही वो रन हो रहा है, तो उसमें भी हमारे ज्यादातर एक्टिविटीज जो है ना वो प्ले बेस्ड लर्निंग है। इसी वजह से उनका रिजल्ट भी एकेडमिक जो हमारा जो मॉर्निंग क्लासेस होती है उनसे काफी बेटर है, क्योंकि उसमें हमारे पास वीडियोस भी है, सिर्फ वीडियोस भी नहीं है, उसमें प्ले बेस्ड लर्निंग भी काफी हद तक इन्वॉल्व है। तो इसमें कुछ हमारे पास एक्टिविटीज हमने करवाई थी, तो उनकी भी मुझे वीडियो नहीं मिली, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। तो उसमें जिस तरीके से मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करवा के वो बच्चों को सिखाया जाता है, और उनकी वो काफी वो रिटेंशन उनकी काफी इनहांस हो जाती है, और काफी दिनों तक काफी टाइम तक वो चीज बच्चों के माइंड में रहती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ जो चीज हम लोग टीचर में लेक्चर देता है तो वो कुछ टाइम तक हमारे माइंड में रहता है और लेटर ऑन वी फॉरगेट अबाउट दैट।
और अगर हम कोई वीडियो देखें तो उससे उसकी जो रिटेंशन लेवल होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मतलब कुछ ज़्यादा अरसे तक हम उसे याद रख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम सुनते हैं तो सुनने से भी वो कुछ अरसे तक तो हमें याद रहता है, लेकिन जो हम एक्टिविटीज़ खुद करते हैं, मतलब जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, तो वो जो है ना, मतलब हमें लाइफ टाइम वो हमें वो चीज़ें याद रहती है कि हम जैसे अगर हम अपने बचपन की एग्जांपल्स देखें तो हम जो भी आउटडोर गेम्स करते थे, तो हमें वो सारे गेम्स भी याद है। उन गेम्स के अंदर जो हम लोग रन्स वगैरह वो करते थे, वो भी हम सारे हमें याद है, क्योंकि उसमें हमारी प्ले बेस्ड हमारी लर्निंग ही हो रही थी बेसिकली, जो कि हमें पता नहीं था ये प्ले बेस्ड लर्निंग है। और ये इट सपोर्ट्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। तो जब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो टीचर उनकी लिटरेसी, क्योंकि वो आपस में भी बच्चे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो टीचर भी कम्युनिकेट कर रही होती है, तो टीचर उनके साथ एज अ फैसिलिटेटर मतलब काम कर रही होती है। तो इस तरीके से बच्चों की लैंग्वेज और लिटरेसी डेवलपमेंट भी होती है। इट फोस्टर्स इंडिपेंडेंस एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस और इंडिपेंडेंस को इस तरीके से फॉस्टर करती है कि बच्चों को अपने फ्री हैंड दिया हुआ है, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको असेस भी कर रहे हो, लेकिन साथ मतलब उनको ये नहीं पता कि इसके मार्क्स से या कुछ है, व्हाटसोएवर थिंग्स आर देयर। बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है कि हमने उनकी जो ये जो स्किल्स हमारे पास सोशल इमोशनल कम्युनिकेशन स्किल, कॉग्निटिव स्किल, ठीक है, तो हमने इसको डेवलप करना होता है। तो उनको हमने फ्री हैंड दिया होता है कि उन्होंने जिस तरीके से इसे सॉल्व करना है वो करेंगे, और साथ साथ उनकी लर्निंग हो रही है होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मैंने कुछ थेरीज का जिक्र किया था कि जो भी हमारे पास जो एजुकेशनिस्ट थे, इन्होंने प्ले के बारे में जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इनकी डिटेल्स गिवन है। तो अच्छा, पहले पहला जो ये वर्ड है, आप इसे कोई जरा इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे बताएगा? इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी? चलो मैं खुद बता देती हूँ। पियोजे। तो हालांकि इसकी स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे पियोजे बोलते हैं। इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनके स्टेजेस है, इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये क्या क्या थे। तो क्योंकि इसकी मैंने एक ही स्लाइड बनाई है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो जो हमारे पास स्टेज है हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं वैसे ही पढ़ के बता देती हूँ आपको, या फिर वैसे ही बता देती हूँ। ये हमारे पास होता है सेंसरी मोटर स्किल्स के बारे में, जो उनका फर्स्ट जो लेवल होता है। 4 लेवल्स की डिस्कस स्टेजेस है या 4 लेवल्स है। जो फर्स्ट लेवल या फर्स्ट स्टेज है वो सेंसरी मोटर होता है। ये 2 से 0 जो बेबी, जब न्यूली बोर्न बेबी से लेकर 2 इयर्स तक जो बेबीज होते हैं, ये उनकी बात करता है, जो टोडलर्स होते हैं हमारे पास। ये सेंस एंड एक्शंस, मतलब जो चीज़ों को वो सेंस करते हैं, तो ये ज़्यादातर मतलब उनका फोकस ये होता है, उससे भी वो आहिस्ता से सीख रहे होते हैं। आपने देखा वो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो सिर्फ सेंसेस को सीखते हैं, या फिर आहिस्ता से उनकी लैंग्वेज जो है डेवलप होती है। फिर दूसरा जो हमारे पास स्टेज होता है वो प्री ऑपरेशनल होता है, वो 2 टू 7। ये मतलब वही सबसे जो क्रूशल ईयर जो उनकी लाइफ का जो ईयर्स होते हैं, ये वो होते हैं जहाँ पे बच्चों को 3 इयर्स में जाहिर सी बात है उनको एडमिशन दिलाया जाता है स्कूल्स में। बहुत से बच्चे को 5 इयर्स के एज में स्कूल्स में भेजा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो घर से सीखते हैं, कुछ जो है ना वो मतलब स्कूल में सीखते हैं। वहाँ पे वो सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज की डेवलपमेंट उनकी होती है। लर्निंग तो उनकी और ही होती है, मतलब जब से वो पैदा होते हैं तो वो जो लैंग्वेज सुन रहे होते हैं, आहिस्ता से उनकी उस लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट हो रही होती है। वो सेंसेस को भी यूज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज मतलब ग्रो कर रही होती है तो वो फर्दर वो डेवलप होती है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ये। और अच्छा, इस एज में बच्चे जो ना फैंटेसीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब छोटा सा डॉल हाउस बना लिया, या उसके साथ ये मतलब पेट्स के साथ खेलना। उनको उनको लगता है कि मतलब कार्टून्स के ऊपर ज्यादा उनका फोकस होता है, और अपने आप को वही कार्टून कैरेक्टर समझ के उस तरह से कपड़े पहनकर वो अपने आप को वही कैरेक्टर समझ रहे होते हैं, क्योंकि वो फैंटेसीज में ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद कंक्रीट इनका जो ऑपरेशनल होता है वो 7 to 11 ईयर्स का होता है। इसमें इनकी लॉजिकल थिंकिंग जरा ज्यादा एनहांस होती है। वो पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मतलब कर सकते हैं। लिटरेसी से रिलेटेड जितने भी उनके इश्यूज होते हैं वो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो उनकी लर्निंग इंप्रूव होती है।
और जो उनका लास्ट स्टेज होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 11 साल से ऑनवर्ड्स होता है। तो इसमें आपको खुद पता है कि जब 11 साल से जो बच्चा होता है, फिर उसके बाद उनकी बहुत सारे वो उनकी स्किल्स, बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप होते हैं, उनके कॉग्निटिव लेवल भी डेली बेसिस से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा होता है, और ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये पियोजे पियोजे की जो थेरी थी ये उसके पास था। जो इसके बाद है विगोस विगोटोस्काई, ये इसके बाद इन्होंने प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये कि कौन सा जो राइट लेवल होता है आपके बच्चे के लिए। ये पेरेंट्स भी और जो स्टूडेंट जो टीचर्स होते हैं उन्होंने ये देखना है कि बच्चे का कौन सा राइट लेवल है, और उस किस लेवल के हिसाब से उसको कहाँ पे हम लोगों ने फिट इन करना है। तो ये इनकी जो थ्योरी थी ये, और ये सोशल इंटरेक्शन वगैरह के थ्रू इनका होता है। फिर हमारे पास ये थर्ड जो है ना, ब्रूनर ब्रूनर की थ्योरी है। तो ये हमारे मैडम, पास इसके, जी जी मैडम बीच में एक क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा ये चूंकि ये टॉपिक चल रहा है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं इसमें अगर हमारे पास स्पेशल बच्चे हैं, शाहिद जामोद साहब का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास क्लास में स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स वाले, तो जी। उनकी फाइन मोटर स्किल उनके हवाले से हम मतलब थोड़ा हमें गाइड करें कि स्पेशल बच्चों के लिए हम किस तरह कोई सेंसरी टॉयज यूज़ करेंगे या क्या उनके लिए तरतीब होगी इसकी। अच्छा, उनके लिए फिर ये होगा कि जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए तो हम जो नॉर्मल टॉयज हमारे पास होते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटीज हमें इंटरनेट पे मिल जाती है, फिर बाजार में भी इनके बहुत सारे टॉयज आते हैं। तो ये टॉयज जो है ना हम लोग नॉर्मली सारे बच्चों के लिए करते हैं। जो स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनकी नीड्स ही डिफरेंट होती है। तो उनके लिए फिर जो वो जो टॉयज डेवलप होते हैं, या फिर उनका जो कंप्यूटर या जो भी उनका टैबलेट वगैरह भी यूज करते हैं, वो फिर उसी हिसाब से होते हैं। जैसे अभी यूएसए में हम जैसे स्कूल के विजिट पे हम लोग जाते थे, तो उसमें एक बच्चा था, वो बिल्कुल मतलब वो डिसेबल बच्चा था, स्पेशल बच्चा था वो। तो उसके साथ ये मतलब ना वो सही से बोल सकता था, ना उसे आई साइट का मतलब उसका इशू था, तो हियरिंग भी उसकी प्रॉब्लम थी उसे। तो उनको एक अलग से उसका एक टैबलेट उनको दिया हुआ था। तो उसमें उसकी मतलब वो इस तरीके से डिज़ाइन था कि उसे उसको सुनाई भी देता, और उसके लिए वो जो भी उनकी टीचर थी, टीचर भी उनकी अलग से उनको उन्होंने रखी हुई थी ताकि वो उसको उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे। और एक और चीज़ थी कि वो उनका स्कूल मतलब क्लास उसकी डिफरेंट थी, लेकिन स्कूल उनका वही सेम स्कूल था जहाँ पे बाकी सारे बच्चे पढ़ते थे। हमारे यहाँ तो काफ़ी मतलब डिफरेंट स्कूल्स हैं, इनके लिए जैसे स्पेशल स्कूल बना हुआ है, और इसमें भी इस तरह के इक्विपमेंट्स है, और इसी तरह तरह से इनके लिए डिफरेंट टॉयज है, डिफरेंट मशीनरीज है इनके लिए। तो जो नॉर्मल बच्चों से वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके लिए है काफी चीजें इन्होंने डेवलप की हुई है, लेकिन उनके साइकोमोटर स्किल्स को भी मतलब इम्प्रूव करने के लिए, और जो उनके बाकी स्किल्स है उनको एनहांस करने के लिए डिफरेंट मतलब अलग से टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, तो ये ब्रूनर की हम बात कर रहे थे, इसके 3 मॉडल्स है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। इलेक्टिव है, ये हमारे पास सेक्शन बेस्ड है, तो ये बच्चे जिस तरीके से सेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद आइकॉनिक इमेज स्टेजेस है, ये हमारे पास 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वही जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं। बेसिकली यही एज होती है जो उनके स्कूल्स में वो एडमिशन एडमिशन लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है सिंबॉलिक स्टेज, ये 7 ईयर से ऑनवर्ड जो बच्चे होते हैं हमारे पास, वो सिंबॉलिक है। फिर उनके बाद वही जो नॉलेज हमारे पास है उनके सामने वर्ड्स की सूरत में होती है, सेंटेंसेस की सूरत में होती है। मैथ्स के जो जरा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक चीजें हम उनको करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। एक्सक्यूज मैडम। जी जी मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी अच्छा, मैं ये आवाज आ पूछ रही रहा है। था मैडम, आपकी स्लाइड शेयरिंग बंद, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, अगर आप वो प्लीज शेयर कर दें। अच्छा, मैं करती हूँ दोबारा से। कि मैडम अभी विजिबल है। सही। अच्छा, फिर ये हमारे पास है, ये हमारे पास फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट प्लेस इन क्लासरूम, ये हमारे पास डिफरेंट है। अब आप लोगों को ये मैं कुछ
ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस है इनको मैं पढ़ूंगी, जो प्ले बेस्ड लर्निंग है। और जो इसके साथ जो इमेजेस है आप बताओगे कि कौन सी इमेज किस प्ले का जो ना मतलब उसकी एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास है वो फ्री प्ले, चाइल्ड लेड और ओपन एंडेड। दूसरी हमारे पास है गाइडेड प्ले, तो टीचर सपोर्टेड विद गोल्स। थर्ड वन है ड्रामेटिक प्ले, रोल प्लेइंग एंड स्टोरी टेलिंग। एंड द फोर्थ वन इज सेंसरी प्ले, एक्सप्लोरिंग टेक्सचर्स, साउंड्स एंड मूवमेंट। तो फ्री प्ले हमारे पास यहाँ पे मतलब हम लोगों ने, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, बच्चों को हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, मतलब टीचर उनको ऑब्जर्व कर रही होती है दूर से, बाकी बच्चे जिस तरीके से कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। तो ये हमारे पास फ्री प्ले होता है। दूसरा हमारे पास गाइडेड प्ले है, टीचर बच्चे के साथ बैठकर उसे गाइड कर रहा होता है। जैसे स्क्रैप फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे होगा, तो ये उस तरीके से वो कह सकते हैं हम उसे, टीचर सपोर्टेड विद गोल्स। और फिर ड्रामेटिक, हम बच्चों को डिफरेंट रोल्स असाइन करते हैं, या फिर उनको स्टोरी टेलिंग में भी या तो टीचर उनको स्टोरी बता रही होती है, या फिर कोई एक बच्चा जिसने उसे सीखा है वो बाकियों को स्टोरी मतलब बता रहा होता है, तो स्टोरी टेलिंग इज लाइक दैट। और फिर सेंसरी, जो टेक्सचर्स है, साउंड्स है और डिफरेंट मूवमेंट्स है, उनके थ्रू जो ना वो आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वो खेल रहे होते हैं लेकिन बेसिकली उनकी लर्निंग हो रही होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस ऐड किए हुए हैं, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन सी जो इमेज है वो किसके साथ फिट इन हो रही है। अभी ये फर्स्ट वन है, यहाँ पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? फर्स्ट वन में मैडम, फर्स्ट वन में जो टीचर है अच्छा, आप ये देख रहे बच्चे हो, के साथ ठीक है। बैठी है, जी जी, ये ये फ्री किस प्ले है। किसकी है? फ्री प्ले है। ये फ्री प्ले है, मुझे ऐसा लग रहा है। First one is about role play. नहीं, it's role play. It's role play. फर्स्ट वन ये है ना जिसपे मेरा कर्सर है, कैन यू सी हाँ, माय कर्सर? जी जी। It's मैं dramatic कहता हूँ play. ये free play है। Dramatic play. Dramatic play. ड्रामेटिक अच्छा, प्ले जो है, ये ड्रामेटिक है। कोई और बताना चाहेगा? और चलो आप सब और लोग ये मुझे जो हाँ ये आंसर्स जो बता दो, आवाज फिर वाला है ना, मैं लास्ट में बता दूंगी। ये जो 2 खिलौने हैं, जी ये जी आवाज वाला है। जी जी। है ये है सेंसरी प्ले, आई थिंक। अच्छा, ये जो 2 डॉल है, ठीक। आवाज आ रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ये जो 2 डॉल हैं जिसके मुंह पे कुछ लगा हुआ, पता नहीं ये आवाज कितना है, तो ये है सेंसरी प्ले। फाइन। अच्छा, ये वाली इमेज बताओ मुझे, ये क्या मतलब, ये कौन से बच्चे ये क्या कर रहे हैं? कौन सी वाली? ये मेरा कर्सर, ये कर्सर नजर आ रहा? हाँ, ये वाले जो है ना, ये स्टोरी टेलिंग है। ये जो बच्चे दूसरे बच्चे को सुना रहे और अबाउट दिस वन? हैं। इट्स अ ड्रामेटिक प्ले। नो, यस, ड्रामेटिक प्ले। अच्छा, आपने ये थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया। कोई और बताना चाहेगा या फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं खुद ही? कोई कलीम बताएगा, कलीम ज्यादा माहिर है। मैं बताता हूँ, मैं बताता मैडम हूँ। जो प्लीज प्लीज। टीचर गाइड कर रहा है स्टूडेंट को, वो तो गाइडेड प्ले है। वेरी और जो गुड। हाँ, और जो सेंसरी प्ले है वो जो सबसे लास्ट है, वो बच्चा जिस कुछ टेक्सचर के ऊपर चल रहा है, वॉक कर रहा है, जी जी, मतलब कुछ, वो तो सेंसरी प्ले है। बाकी सही। फ्री प्ले जो है वो सबसे, वो 2 बच्चे जो आपस में खेल रहे हैं ना, वो फ्री जी प्ले। जी, हाँ, और कौन सा ड्रामेटिक रोल, जो ये कोई रोल, 2 जो स्टूडेंट के हाथ में 2 कोई टॉयज वगैरह है, खिलौने हैं, वो कोई ड्रामा प्ले कर रहा है, कोई रोल प्ले कर रहा है, स्टोरी टेल का बता रहे एक दूसरे को शायद। एक्सेलेंट, बिल्कुल आपने सही बताया कि यहाँ पे देखे बिल्कुल ये बच्चों बच्चों का। अच्छा, इन्होंने आपसे पहले जिन्होंने बात की थी, इन्होंने स्टोरी टेलिंग का कहा था, तो इसमें दोनों चीजें आ सकती है। बेसिकली जो मैंने ये पिक्चर जो मैडम सेलेक्ट आपने की थी, कलीम साहब को चांस नहीं दिया, मेरे ख्याल कलीम साहब को भी एक वो करने सर दें। कलीम ने, आई थिंक सर कलीम ने बताया ना मुझे। एक्चुअली टीना सॉरी, साहब ने एक्चुअली बस बताया। हो गया ना, उन्होंने जवाब नहीं दे नहीं, दिया। ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, अगर कोई इशू नहीं अगर है, वो वापस जवाब बता ना दे। देती तो मैं वही नहीं नहीं, बताता कोई जो बात फिदा नहीं, ने आप बताया दोबारा था। बता दे, मसला नहीं है। आप बता दे, नहीं नहीं, हम बस दोबारा मेरा और सुना फिदा का चलेंगे। जवाब एक जैसा निकल गया। नहीं, आप बता दे, मुझे लगा आप बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, आप बता दे दोबारा। ठीक है आपकी मैडम, आवाज मुझे नहीं आ रही, पता नहीं। आई थिंक कंटिन्यू करते हैं मैडम, शायद थोड़ा सा अच्छा सिग्नल चले, का इशू। सही है। जो फर्स्ट हमारे पास इमेज है, हाँ, ये
फ्री प्ले है, क्योंकि बच्चों को हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, तो वो दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और किसी ने स्टोरी टेलिंग का भी इसमें बताया था, तो ये उस सेंस में भी आ सकता है कि एक बच्चा दूसरे को स्टोरी बता रहा है, लेकिन क्योंकि इनके आसपास कोई टीचर भी मौजूद नहीं है कि उनको ऑब्जर्व करे या कुछ, तो ये बेसिकली मैंने मतलब फ्री हैंड दिया हुआ बच्चों को, तो ये फ्री हैंड बच्चे खेल रहे हैं, फ्री प्ले है। जो दूसरा हमारे पास है, ये है ड्रामेटिक प्ले। इसमें पपेट शो होता है, रोल प्लेइंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। तो ये सारा जो है ना, मतलब ये आपके पास ये जो दूसरे इन्होंने पपेट्स बनाए हुए और इनको मतलब डिफरेंट इनकी एक्टिविटीज करवा रहे हैं, और साथ में मे बी बच्चे जो है पीछे से कुछ साउंड वगैरह भी निकाले कि ये लड़की क्या कह रही है और जो दूसरा बच्चा है वो क्या कह रहा है। तो ये जो है ना हमारे पास है ड्रामेटिक प्ले। थर्ड वन, दिस वन, ये हमारे पास एक गाइडेड प्ले है। टीचर जो है स्टूडेंट के साथ बैठी हुई है और वो ऑब्जर्व कर रही है कि बच्ची जो है ना वो सही से स्पेलिंग्स को लिख रही है या फिर नहीं लिख रही। मतलब वो इमेजेस गिवन है और वो उनके साथ जो स्पेलिंग्स है वो मैच कर रही है, कि मतलब जो उनके लेटर्स मिसिंग है वो लेटर्स को वहाँ पे लिख रही है, और टीचर उसको ऑब्जर्व करी कि वो सही कर रही है या नहीं। क्यों यहाँ पे वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व भी नहीं करी, उसकी असेसमेंट भी हो रही है, और टीचर को भी पता चल रहा है कि इस बच्चे की जो कॉग्निटिव लेवल है वो कहाँ तक है, वो कहाँ पे वो स्टैंड कर रही है बच्ची। और दिस वन इज सेंसरी प्ले, कि वो टेक्सचर्स के जरिए जो टेक्सचर साउंड्स या मूवमेंट के जरिए वो किसी भी चीज को लर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग प्ले इनटू करिकुलम। यहाँ पे हमारे पास जैसे स्टार्ट में हम राशिद ने बताया था कि हम लिटरेसी न्यूमेरेसी में पीबीएल को बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो लिटरेसी में हम अगर इसकी एग्जांपल दें तो हमारे पास है स्टोरी टेलिंग की। तो जैसे अक्सर पेरेंट्स होते हैं या फिर बड़े बहन भाई या मामू चाचा वगैरह, वो बच्चों को बिठाकर उनको कोई ना कोई स्टोरी बताते हैं, फेरी टेल्स की स्टोरीज बताते हैं, या फिर किस्सतुल अंबिया बताते हैं, या फिर कोई भी स्टोरीज बताते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो स्टोरीज है वो बताते हैं। तो इस तरह की स्टोरी टेलिंग ये हमारे पास लिटरेसी में आता है। तो उनसे जो उनकी लिटरेसी डेवलपमेंट भी होती है, और वो चीज़ें मतलब एक तरीके से वो चीज़ें वो लर्न कर रहे होते हैं। जब स्कूल में ये बच्चे जाते हैं तो उनको इसी तरह टॉपिक दिया जाता है, या फिर इनकी स्टोरी बुक्स होती है। इस पे भी सीपीडी ने काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ है और काफ़ी इनके बच्चों के बुक्स बनाए हैं। तो वो बुक्स काफ़ी स्कूल्स में, डच सेंटर्स में भी मौजूद है, और बाकी स्कूल्स में भी शायद वो पहुंचा दे, या फिर अगर उनका है तो डच प्रोजेक्ट में भी और इस तरह की बुक्स है। तो वहाँ पे बच्चे स्टोरी टेलिंग करते हैं, पहले मतलब टीचर करती है, फिर उसके बाद बच्चे, और फिर वो दूसरे जो क्लास फेलोज है वो उनको स्टोरी बताते हैं। जो बुक्स में वो रीड करते हैं तो वो या तो वही रीडिंग करके बताते हैं, या फिर वो खुद से उसको समराइज करके बताते हैं। दैट्स स्टोरी टेलिंग। फिर उसके बाद हमारे पास पपेट शो है। अक्सर बच्चों को डिफरेंट कैरेक्टर्स दिया जाता है कि आप जो ना पपेट शो आप करो। तो ये भी हमारे पास एक तरीके से पीबीएल का एक पार्ट है, ये लिटरेसी में होता है। और रोल प्ले हम करवा सकते हैं, ये फिर उसमें लिटरेसी में भी आता है, और सोशल स्टडीज में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम रोल प्ले करवा सकते हैं। फिर हमारे पास मैथ्स का हो गया। अच्छा, रोल प्ले हम साइंस में भी करवा सकते हैं, अगर हम डिफरेंट बच्चों को जैसे हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स उनको बनाए और इसी तरीके से हमने उनको कॉस्ट्यूम्स दिए हुए और उनको बताया कि आप ये वाला मतलब आपको ये फ्रूट हो आप, या कोई एनिमल हमने उन्होंने बनाया हुआ है, उसका कॉस्ट्यूम या फिर एक चार्ट पे जो जिस तरीके से हम बना के उनको दे सकते हैं। तो वो बच्चा आकर उसे मतलब अपने जो प्रॉपर्टीज होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आके बताता है। तो उसमें भी रोल प्ले आप मतलब सारे सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैथ में हमारे पास बोर्ड गेम होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो बोर्ड गेम हमारे पास, जैसे आपके पास डिफरेंट गेम्स होते हैं, जैसे लूडो होता है, इसी तरीके से मैथ्स के भी डिफरेंट बोर्ड गेम्स के थ्रू हम बच्चों को ये करवा सकते हैं। अगर मुझे एक सेकेंड, समय मैं थोड़ी देर के लिए प्रेजेंटेशन को ऑफ करके मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ इसकी पिक्चर्स थी, चलो वो भी। अच्छा, ये अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है पलवशा जी जी, सलीम की तरफ से कि ग्रोइंग ऑफ सीड्स इनटू प्लांट्स का रोल प्ले भी बन सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए? बिल्कुल बन सकता है। तो आपने जो है ना डिफरेंट उनको कैरेक्टर्स असाइन किए हुए होते हैं कि आपका ये कैरेक्टर है, उस बच्चे को फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आके वो बताता है कि जिस तरीके से वो उन्होंने सीड को प्लांट करना है और किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का क्या है। तो जरूरी नहीं है कि वो प्लांट ही बन जाए, मतलब उसका हमने एक चार्ट बना के बच्चे को दे दिया, वो आके थोड़े थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता है।
अच्छा, यहाँ पे मुझे बोर्ड गेम की मैंने एक वो पिक्चर रखी थी, वो भी फिलहाल मेरे ख्याल से मुझे नजर नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ये मीटिंग इज बीइंग जी मैडम, ट्रांसक्राइब्ड। आपकी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, अच्छा, ये आ गई। आपको नजर आ रही? मुझे नहीं नजर नहीं आ रही स्क्रीन। मैडम आप अगर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके दोबारा ऑन कर दें तो आई अच्छा, थिंक ठीक है, वो सेट हो जाएगा। सही। अच्छा ये मैडम, ये सॉरी, पलवशा सलीम का वो आइडिया था जो उन्होंने दिया था फोटोसिंथेसिस के हवाले से, जी जी। तो मैं समझा उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो ये थोड़ी मैं क्लेरिफिकेशन आपको भी देना चाहता अच्छा मैडम, राशिद साहब, मैडम साहिरा, मैडम पलवाशा सलीम को बता दूं कि हमारी क्लासफुला में सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे आरएलसीपी में ट्यूटर रही है और अपने स्कूल में सबसे ज्यादा एक्टिव टीचर हैं, और इस साल उनको 5 अक्टूबर को बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है। तो इस वक्त जबरदस्त, क्लासफुला के टीचर्स में से ये वाहिद है जो ऑनलाइन भी हैं। जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इतने मतलब कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, तो इनसे हम लोगों को भी काफी चीजें हम लोगों की लर्निंग होती है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू। फिर उससे जी। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड गेम की मुझे आप लोगों को एग्जांपल दिखाई थी, मुझे यहाँ पे दिखी नहीं, तो अगर बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। सॉरी जी, मिस पलवशा, आप कुछ कह रही है? मुझे कोई आवाज सुनाई? No, no, no. Yes. अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर नेचर में नेचर एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह आप बच्चों से करवा सकते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे खुद एक एग्जांपल दी थी, जो पलवशा ने उन्होंने एग्जांपल दी थी, पलवशा सलीम ने। इसके अलावा बच्चों को जाकर मतलब अगर आप प्लांट के डिफरेंट उनको जो उसका जो जो उनका पर्पस होता है प्लांट का, तो वो आप उनको जाकर बाहर लॉन में उनको बिठाकर फिर आप वहां भी उनको समझा सकते हो, बजाय सिंपल बोर्ड पे जाकर समझाना। तो इससे भी आप मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप उनको सिखा सकते हो, आप उसे बीच में से कट करके ये बता सकते हो कि ये उसका कौन सा पार्ट है और इसका क्या पर्पज है, तो आप डिफरेंट तरीके से वो करवा सकते हैं। तो ये वो प्ले भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो लर्न भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज होता है उनकी लर्निंग और उनकी डेवलपमेंट पे होता है, तो ये हम लोग करते हैं। फिर सोशल स्टडीज में रोल प्ले, कल्चरल गेम्स। तो रोल प्ले का आपको पता है कि हमारे जितने भी फेमस जो रिनाउंड हमारे पास जो थे पर्सनालिटीज है, हम उनके रोल प्ले करवा सकते हैं। किसी को कायदे आजम बना दिया, किसी को अल्लामा इकबाल बना दिया, किसी को कोई और, ठीक है, तो ये हम करवा सकते हैं। और कल्चरल गेम्स, जो कल्चरल शो हमारे पास होता है, जैसे पाकिस्तान बिल्कुल एक डाइवर्स कल्चर्स उसमें है बहुत सारे, तो आप बच्चों में ये अगर हम मतलब करवा सकते हैं, तो इसमें उनको ये पता चलता है कि किस प्रोवेंस का कौन सा कल्चर है, उनकी ड्रेसिंग क्या है, उनके ट्रेडिशन फूड क्या है। और ये हमारे सोशल स्टडीज की बुक में बहुत ज्यादा इसकी चीज के ऊपर फोकस है। तो अगर हम सिर्फ वो टेक्स्ट बुक से निकल कर अगर हम इस तरीके से कोई इवेंट करवा ले, या फिर कोई किसी दिन गवर्नमेंट स्कूल्स में हम ये सारा करवा ले, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। इसके लिए मतलब ये लो कॉस्ट है, ये बच्चों के पास ये कपड़े भी मौजूद होते हैं जो हमारे पास ट्रेडिशनल कपड़े हैं, तो बहुत आराम से वो मतलब कर सकते हो लो बजट में, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि हमने बहुत हाई बजट की तरफ नहीं जाना होता है, लो बजट में करके बच्चों को प्ले स्टोन्स वगैरह, और ये मैथ्स में जैसे हम स्टोन्स के जरिए, मार्बल्स के जरिए, पेबल्स के जरिए हम उनको काउंटिंग वगैरह सिखा सकते हैं। तो इस चीजों को यूज करते हुए लो बजट में हम उनको काफी चीजें सिखा सकते हैं। और ये टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जो है ना, मतलब एज प्ले पार्टनर्स ये हमारे पास क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए। यहाँ पे ऑब्जर्व एंड स्कैफोल्ड लर्निंग, यहाँ पे स्कैफोल्ड लर्निंग का ये होता है कि टीचर या जो उनके पेरेंट होते हैं वो एज अ फैसिलिटेटर बच्चों के साथ स्टार्ट में उनकी हेल्प करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे जैसे उनको लगता है कि बच्चा जो ना इस कैपेबल हो चुका है कि आगे उसको उस टीचर की या पेरेंट की जरूरत नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा अपना जो इंटरफेरेंस है, या फिर जो अपना पहले वो ज्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा उसको कम करके सिर्फ उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर या उनके असेसमेंट के ऊपर वो करते कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल इसका स्टार्ट में, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता, तो बिल्कुल वो स्टार्ट में वो पेरेंट या टीचर जो ना उनके सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दी है, ये अभी रिसेंटली मेरे स्कूल की पिक्चर है। तो ये
आप इस तरीके से खुद पेंट करके, ये हमारे स्कूल की टीचर्स ने खुद ही पेंट की है। आप ये उर्दू के हरूफ तरजीह कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स उनमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आप काउंटिंग ये पे चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जितने मतलब अगर 1 है तो 1 पेटल है, अगर 2 है तो 2 पेटल्स बनाए, फिर 3। इस तरीके से ये बच्चे जो ना पेटल्स को काउंट करके भी उनको पता चल जाता है कि ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल लो बजट में आप खुद भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ ये हमारी टीचर्स ने खुद सारा किया हुआ है। ये मतलब आप खुद अपने स्कूल्स में ये कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट की या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर मैंने ये पिक्चर शेयर की है कि ये गवर्नमेंट स्कूल की है और ये हमारे स्कूल की टीचर्स ने खुद किया है सारा। स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट हम लोगों ने बनाना है, क्रिएट सेफ एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। आपने ऐसे इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पे बच्चों को लगे कि वो एक प्ले लैंड में है या फिर वो लर्न कर रहा है। जैसे अभी अगर आप देखो तो कोयटा में आपके बहुत सारे प्ले लैंड्स बने हुए हैं जहाँ पे स्टिमुलेशन है, वहाँ पे बच्चे काफ़ी चीज़ें उनकी लर्न कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो ना कुछ फंडिंग हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जैसे ये जो कारपेट वगैरह है और ये स्टूल जिनके हैं, ये सब यूनिसेफ ने मतलब हमें प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ चीज़ें या फिर जो एसी की क्लासेस जो मनाते हैं, तो बाकी चीज़ें टीचर्स खुद थोड़ा बहुत वो करके आप बहुत अच्छे से बच्चों को आप करवा सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो, प्ले के थ्रू आप उनको सिखा सकते हो। फिर क्वेश्चन और इमेजिनेशन आप बच्चों में इनकरेज करोगे कि वो क्वेश्चन पूछे। अक्सर ये होता है कि हम बच्चों को शट अप कॉल दे देते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हम खत्म कर देते हैं कि वो बच्चे क्वेश्चन ना पूछ सके। स्कैफोल्डिंग की यहाँ पे कुछ हमारे पास ये एक इमेज देख सकते हो आप कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको बाकी लैंग्वेजेस नहीं आती। तो स्टार्ट में आप ऐसे टीचर को आप रखते हैं कि वो उनको फर्स्ट लैंग्वेज से फिर सेकंड लैंग्वेज में लेकर आए। सेकंड लैंग्वेज जो हमारे पास हमारी उर्दू है, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो भी है पश्तो, बरावी, व्हाटसएवर लैंग्वेज इज़ देयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज़ टू टीच देम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन शी हैज़ टू टेक देम टू द सेकंड लैंग्वेज, दैट्स उर्दू, फिर उसके बाद फिर इंग्लिश में, फिर रीड अलाउड, ठीक है, मॉडलिंग जेस्चर्स। तो बच्चों को शुरू शुरू में टीचर इस पूरा मतलब सपोर्ट करेगी। जैसे जैसे बच्चे उस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे और उनकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो जाती है, तो टीचर जो है ना थोड़ा सा अपना रोल कम करके बच्चों को फ्री हैंड दे देती है और उनको टॉपिक बता देती है, फिर बच्चे वो आगे खुद सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट में हम लोगों ने एक और चीज़ बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि प्ले जो है ना, अक्सर लोगों को ये लगता है कि प्ले इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारे पास इससे कुछ बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं होगा या इससे कोई लर्निंग नहीं होगी, जबकि ये प्ले इज़ बेसिकली ए लैंग्वेज ऑफ चाइल्डहुड। ये बच्चों की चाइल्डहुड है की लैंग्वेज है ये बेसिकली। इससे बच्चे बताते हैं कि वो किस तरीके से अपनी प्ले के ज़रिए वो अपने इमोशंस भी शेयर कर रहे होते हैं, अपनी लर्निंग भी शेयर कर रहे होते हैं और किस तरीके से बच्चे एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से वो एक्सप्लोर करते हैं और फिर वो खुद किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से इवॉल्व होती है। तो ये सारा हमारे पास प्ले होता है। और यहाँ पे एक और हमारे पास मिसकंसेप्शन ये होता है कि बहुत से लोग टीचर्स का और बहुत से लोगों की है कि प्ले जो ना एकेडमिक को वो कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ये रिप्लेस नहीं करता, ये उसको एनहांस कर रहा होता है या फिर उसको थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा जॉयफुल बनाता है, जिससे बच्चों की लर्निंग और ज़्यादा होती है। प्ले लैक्स स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल भी लैक नहीं करता, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि जो बाहर से आया होता है उनको लगता है बच्चे सिर्फ खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। बैक एंड पे टीचर जो है ना उनको ऑब्जर्व कर रही होती है, उनको असेस कर रही होती है, वो रूब्रिक बना के उनको वहां से उनको पता है कि किस प्ले में वो क्या कौन सा स्किल सिखा रही है और बच्चों की कहाँ तक डेवलपमेंट हो रही है। हर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रही होती है और उनके रूब्रिक्स से वो पूरा बता भी सकती है कि वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ रूब्रिक्स वो बताती है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक पहुंची हुई है। ये हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, असेसमेंट इन प्ले बेस्ड लर्निंग, फिर ऑब्जर्वेशन में नोट इंटरेक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे जो टीचर है, जब जिस तरीके से जिस टाइम बच्चे ये प्ले कर रहे होते हैं, तो टीचर जो ना उनके साथ इंटरेक्ट करती है और उसके साथ वो आपस में अगर बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो टीचर उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर रही होती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किस तरीके से उनके जो इश्यूज है, छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं प्ले के दौरान, तो वो टीचर उनको रिजॉल्व करती है। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास है कैप्चर लर्निंग मूवमेंट्स, तो उनकी जो लर्निंग के जो मूवमेंट्स है उनको टीचर कैप्चर करती है। ठीक है, फिर उसके लर्निंग
पोर्टफोलियोज, फोटोज, ड्राइंग्स, स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे बच्चे जो ना डिफरेंट ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो वो इन सब की फिर उन स्टूडेंट्स को जो रिफ्लेक्शन होता है इन सबको टीचर जो ना मतलब वहां पे उनको रिकॉर्ड कर रही होती है, क्योंकि असेसमेंट में ये काम आता है उनको कि बच्चों की लर्निंग कहाँ तक है। ये AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग दोनों में इनको मतलब टीचर को सपोर्ट करेगी और उनको ये पता चलेगा बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और उनको फर्दर किस स्किल में और किस जगह पे कितनी मतलब टीचर ने कितना उनको फैसिलिटेट करना है। रूब्रिक्स सिंपल बिहेवियर बेस्ड क्राइटेरिया। वैसे तो रूब्रिक्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ये मैंने बहुत ही सिंपल रूब्रिक मैंने ये सेलेक्ट की है कि यहाँ पे बच्चों के लिए बिल्कुल क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये रूब्रिक उनके लिए बेस्ट है। अगर हम इस तरीके से रूब्रिक दें कि बच्चों को ये पता चलेगा कि आई कैन डू दिस, तो वो ग्रीन पे वो क्लिक करेंगे। फिर आई एम गेटिंग दियर, मतलब वो थोड़ा सा मिड लेवल में है, तो टीचर वो मतलब वो बता सकता है या बच्चों के वो कौन सा बच्चा किस लेवल पर है। और आई नीड हेल्प, जो बच्चा जो रेड जो हमारे पास इमोजी है वो दिखाएगा तो उससे टीचर को पता चल जाएगा इस बच्चे को हेल्प की जरूरत है। तो ये बच्चों के लिए भी यूज हो सकता है। इसी तरह टीचर अपने लिए भी इस तरह रूब्रिक बना सकती है कि कौन से बच्चे वो ग्रीन में उनको थोड़ी वो समझ आ गया है, किस बच्चे को मतलब वो थोड़ी सी एफर्ट्स की जरूरत है और किस बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और वो ज्यादा उनको फैसिलिटेशन की जरूरत है। अब ये हमारे पास क्विक पोल है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू यूज मोस्ट। अब आप लोग मुझे बताइए, जो आप लोगों के क्लासरूम्स हैं, आप लोग कौन कौन सी प्लेस करवाते हो या आप लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई है पास्ट में, या आप एज अ स्टूडेंट आपने खुद कौन कौन से सीखे हैं, चाहे स्कूल के अंदर हो या स्कूल से बाहर हो, जो जो गेम्स आप लोगों ने खेले और उसके थ्रू आपकी क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या लर्निंग हुई है, अब आप मेरे साथ वो शेयर करें। ये इतना सन्नाटा क्यों है? मैडम आपकी आवाज़ आ रही है हम लोगों को, हम सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने कहा आप लोग अपनी लर्निंग शेयर करें। व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू यूज मोस्ट, द मोस्ट, सॉरी, यूज द मोस्ट। सायरा, मैं जो है जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाती थी ना, जी तो वो यार काफी बोरिंग है। मतलब जब हम पढ़ते थे अपने दौर में तो काफी बोरिंग लगता था हमें उसको पढ़ाने का तरीका। तो जब मैंने पढ़ाया था फिर मैं रोल प्लेस ज्यादा करवाती थी। उससे वो बच्चों में इंटरेस्ट मुझे दिखाता कि लाइक काबीना मिशन है तो एक साइड पे बच्चों को मैं बिठाती थी कि ये भाई आप लोग कांग्रेस के मेंबर्स हो, आप लोग ऑल इंडिया वाले मेंबर्स हो, जो मेंबर्स हैं वो इसी तरह से बात करें जैसे उस मिशन में चल रहा था। ये जितने भी मीटिंग्स हुए थे ना इस दौरान, तो जी इससे काफ़ी मतलब मुझे मिला था बच्चों का फीडबैक और वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था। हालाँकि लास्ट पीरियड होता था फिर भी बच्चे ना बोर नहीं होते थे। हालाँकि आप लोग देखो कि कितना ये फ्लैट टेक्स्ट बुक है, एक मतलब कलरफुल भी नहीं है और इसको खोलते ही बंदे को ऐसे ना बोरियत सी महसूस होती है। तो बिल्कुल। इस सब्जेक्ट में जब मैं रोल प्लेस करवाती थी ना तो वो काफ़ी जो है इफेक्टिव था। एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छी आपने एग्जांपल बताई है। तो इसी में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। हमारा जो डच प्रोजेक्ट है वो भी आफ्टर स्कूल है, मतलब जैसे जैसे ही स्कूल ऑफ हो जाता है फिर उसके बाद डच की क्लासेस स्टार्ट होती है और बच्चे बहुत ईगरली वो क्लासेस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे PBL होता है, प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, वहाँ पे वीडियोस होते हैं। मतलब उनको यही लगता है कि हम फन के लिए जा रहे हैं, हम लोग प्ले करने के लिए जा रहे हैं और बेसिकली उनकी लर्निंग भी होती है और काफी हद तक उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ये सर करीमुल्ला, सर राशिद और ये सब आपको डिटेल से वो बता सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, असेस भी कर रहे हैं, उनकी स्नैप असेसमेंट भी करते हैं। ठीक है, और कोई? असल में आपका अगर मैं ये मीटिंग देखूँ ना कि आप ले रही हो, तो यानी कि मैं अपना एक पॉइंट ऐड कराना चाह रही हूँ कि हम लोग जो है टेक्स्ट बुक के पाबंद नहीं है कि जो वो लिखा हुआ है बस हम उसी तरीके से पढ़ाएँ। हम पाबंद हैं आउटकम्स के, जो फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि बच्चे को इस चैप्टर के आखिर में ये चीज़ें आनी चाहिए। अब वो कैसे आनी चाहिए वो हम टीचर्स पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे डिज़ाइन करें। वेदर हम गूगल से कुछ उठा रहे हैं या यूट्यूब से उठा रहे हैं, प्लेस के थ्रू सिखा रहे हैं, जैसे भी सिखा रहे हैं। तो वो मतलब वो जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसके तो पाबंद मेरे ख़्याल से हम लोग नहीं हैं। ये हर टीचर को समझना चाहिए कि हम पाबंद हैं आउटकम्स की।
जी, माबारा बिल्कुल सही कह रही है। ये बिल्कुल वही एग्ज़ाम्पल है जो हम लोग शुरू से ये कहते हैं कि आप लोगों ने करिकुलम में के जो एसएलओज़ है, जो हमारे बुक के बिल्कुल जो भी चैप्टर होता है उसके स्टार्ट में वो सारे एसएलओज़ गिवन है जो करिकुलम से उठाए हुए हैं। तो उसको देखकर आपने एसएलओ के बेस पे आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस भी खुद डेवलप करने हैं और वो कंटेंट आपने पढ़ाना है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे टीचर्स बेचारों को पता भी नहीं है और उनकी उस तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं हुई, तो उनको यही लगता है कि मतलब वही जो टेक्स्ट बुक में है, और उनका ये फॉल्ट भी नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है और उनको इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं है। तो जब अब ट्रेनिंग नहीं है तो फिर उनको अभी आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है और उनको लोगों को पता चल रहा है। और अभी वेट प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि वो ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, इट्स फॉर एवरीबॉडी, तो हर कोई इससे बेनिफिट ले सकता है और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और वो मतलब वो करिकुलम के जो आपके एसएलओज़ हैं उसके बेसिस पे वो पढ़ाएँगे। लेकिन एनीबडी ये एल्स? चेंज तो तभी आ सकता है, मैं समझती हूँ कि इंस्पेक्टर्स अगर आके उस तरह का इंस्पेक्ट करेंगे ना, तभी ये चेंजिंग आ सकती है। वो बुक को ना उठाएँ, वो उनको इतना तो आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, बस वो आउटकम्स को देखें और फिर खुद से क्वेश्चन करें, किसी भी तरीके से करें। वो उठा के पेज के आखिर में जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जो कुछ भी दिया हुआ है, एक जो सैंपल देते हैं ना कोर्स वाले हम लोगों जी, को, जी। हाँ, वो उससे उठा के देखते हैं और टीचर्स बस घिसी-पिटी वही चीज़ उसी को ही सिखा रहे हैं बच्चों को कि उसी की ही पाबंद है, यही सवालात पूछे जाएँगे। यही जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो पूछे जाएँगे। इस चीज़ से ना हमने निकलना है, मतलब एक फ्रीडम हो, ये चीज़ ना हो, और ये एक इंस्पेक्टर ही कर सकता है। जब तक वो जिस तरीके से आके पूछेंगे ना, तभी वो टीचर को लगेगा कि हाँ, मतलब ये इस चीज़ की मैं पाबंद नहीं हूँ। जी, मापारा इसमें भी एग्ज़ामिक सुपरवाइज़र्स को भी ये सीबीडी ने और अभी बैक वाले भी काफ़ी लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, ट्रेनिंग उनकी करवा रहा है, और वो अपने क्लस्टर्स में जाकर टीचर्स को बताएँगे, उनको सिखाएँगे, उनको करिकुलम के साथ कनेक्ट करेंगे, और मतलब करिकुलम अगर नहीं भी तो फिर वो बुक के अंदर जो करिकुलम के एसएलओज़ गिवन है, उनके ज़रिए उनको बताएँगे कि आप लोगों ने ये करवाना है। उनको लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है, उनकी ऑब्ज़र्वेशन होती है। तो काफ़ी हद तक इस पे काम हुआ है और ये वेट तो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी इस पे काम किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है बलूचिस्तान के लिए। और मुझे लगता है इससे हर एक टीचर कहीं पर भी चाहे मौजूद हो, अगर उसके पास इंटरनेट की ये फैसिलिटी मौजूद है तो वो इससे बेनिफिट ले सकता है। प्लीज़ एनीबॉडी एल्स? कोई और कुछ अपना शेयर यस करना चाहता है? यस 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 मैम, मैं करना चाहती हूँ क्योंकि अब जैसे कि आपने बात करी है और सेकंड एक और टीचर थी, वो भी बोल रही थी कि हम कैरिकुलम के पाबंद नहीं है। अब ये हो सकता है, अब अगर एक टीचर बोल रही है कि हम कैरिकुलम के पाबंद नहीं है, तो उनको पता है उन्होंने किस चीज़ पे काम करना है, यानी कंसेप्ट पे काम करना है। और दूसरा, अगर हमारे अब आजकल के तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे स्कूल्स में काम कर रहे हैं, और नो डाउट उनका रिजल्ट हमारे सामने है कि उन्होंने हमें कितना सपोर्ट किया है इस मामले में और कितना जी। हम रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर नेट की फैसिलिटी है तो हम उससे काम ले सकते हैं, जैसा कि हम ले रहे हैं। अब साइंस का जी, सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर बच्चे को आप जितना भी वर्बली उसको पढ़ाएंगे तो उतना कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। बजाय इसके अगर आप बच्चों बिल्कुल। के सामने प्रोजेक्ट्स बनाएं या उन्हीं से आप बनवाएं कि आपने ये करना है, सारा कुछ उनके सामने रखें। अब जैसे कि सोलर सिस्टम हमारा जिस उस पे मूवमेंट हमारे स्टार और प्लेनेट के जो मूवमेंट है, आज तक हम सोच रहे थे कि ये मतलब राउंड इनकी मूवमेंट होती है। अभी कुछ टाइम पहले हमें ये पता चला कि इनकी मूवमेंट तो स्पाइरल है। तो जैसे जी। अब हमारे अभी ये हमें कैसे पता चली, बुक से तो नहीं पता चली है हमें, नेट से पता चली है। अब अगर हमें पता चले तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उनको जब बता ही रहे हैं तो क्यों ना उनसे एक प्रोजेक्ट हम बनवा लें। अब वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनको मजीद ये चीज़ क्लियर होगा, या फिर आप उनको बना के दें एज अ टीचर। जो इसी तरह जब साइंस हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम प्रोजेक्ट्स के साथ पढ़ाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग्स आपके पास आ जाती है, मैथ्स में बोर्ड्स गेम हम करवाते रहते हैं। जितना सबसे बड़ी बात ये भी होती है ना कि आपको टाइम के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट होती है बच्चे की, वो बाकी जितने वो आती है टीचिंग स्ट्रेटजीज में, वो सारी हमने चीज़ें देखनी होती है। तो जो हमसे बन पड़ता है वो हम ज़्यादातर जो अप्लाई करते हैं वो स्टोरी टेलिंग है, प्रोजेक्ट्स मेकिंग है, बोर्ड गेम्स है, और ये जो कार्ड वाली एक्टिविटीज़ होती है। कार्ड वाली एक्टिविटीज़ जी, मुझे जी। नहीं
कोई भी स्कूल इसमें पीछे या कोई भी टीचर पीछे रही होगी कि वो कार्ड एक्टिविटीज नहीं करवाती। फिर जब उसे थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं, फिर बच्चों से असाइनमेंट बनवाते हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल के भी हो, लेकिन उनको आने चाहिए। तो इस तरह से हमारा चलता रहता है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। अच्छा जी परवश, आपने बिल्कुल बताया कि हमने आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना है। हमने बिल्कुल टेक्स्ट बुक के ऊपर स्टिक नहीं होना। हमने करिकुलम से हमने उनके एसएलओ देखने हैं कि उनकी एसएलओ की क्या हमारे पास बेंच मार्क्स है, कौन सी उनकी डिमांड्स है। उन एसएलओ को देखकर हम किसी भी सोर्स के थ्रू हम लोग बच्चों को करवा सकते हैं, तो इससे उनकी हाँ, एक और बहुत ज्यादा बात है learning हुई है। कैरिकुलम के हवाले से मैं जो कहना चाहती हूँ, कैरिकुलम को अगर हम बाउंड हैं कैरिकुलम के लिए, तो हमें जो अपनी बाउंड्रीज यहाँ तक लिखनी चाहिए कि कैरिकुलम से कम नीचे हम न चले जाएं, ऊपर जी जी हमने जाना है। जिस तरह हम पढ़ा सकते हैं, अगर हमने 6 क्लास का स्टैंडर्ड की इंग्लिश की या फिर मैथ्स की या फिर साइंस की हमने बुक उठाई हुई है, तो हमें चाहिए कि उनको 7 का भी टच दे दें, अगर तो हमारे बच्चे कैपेबल हैं। अगर नहीं है तो कम से कम उनको ये 6 का तो उस लेवल पे पढ़ाएं, चाहे हमें कैरिकुलम से हटना पड़े। अगर ना भी हटे तो कैरिकुलम तो हमारे पास 6 क्लास का है, तो कैरिकुलम से जी अगर हम बढ़ सकते हैं और अगर हमें इतनी एबिलिटी है कि हम कैरिकुलम से कनेक्टेड दूसरी ऐसी सारी मटेरियल्स इनके सामने रखें जो कि उनको उनके माइंड को भी ब्रॉड कर दे, उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो और वो इस चीज़ अपने नेचर में देखे, अपने अपने ज़्यादा किसी और चीज़ में वो जाए ही ना। जो उनके बुक है उनमें जितना भी ग्रामर है उनके पास पढ़ा हुआ है वो समझने के काबिल हों, जो हमारे तरह फंक्शंस करती है वो समझने के काबिल हो। इसी तरह नेचर में देखें, स्पेशली हम ऐसे सूबे में रहते हैं जहाँ पे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जी अगर परवश, कि दिन जी जी समझने के लिए उनमें अगर 5th क्लास तक इतनी वो एबिलिटी आ गई है कि वो सारा कुछ समझ भी सकते हैं, वो डिफाइन भी कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। असल जी में हम लोग करिकुलम को तो हमने कवर करना है। मैंने ये बोला था कि करिकुलम तो ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह डिज़ाइन किया है वो एक स्टैंडर्ड के लिए डिज़ाइन किया होगा। टेक्स्ट बुक के हम पाबंद नहीं हैं। करिकुलम तो जी वही है ज़ाहिर है जी, ये मैं कह रही थी कि वो ज़ाहिर है करिकुलम में वही आउटकम्स दिए हैं जैसे कह टेक्स्ट रही हैं बुक सायरा। होता इसलिए हुँ। है कि हमें वो आइडिया हमारे पास हो कि इसके बाद हाँ, हमने किस चीज़ को करना है। वो एक सैंपल टेक्स्ट दिया बुक हुआ है ना उन्होंने कि हेल्प ये करती है, हाँ, आउटकम्स हैं, वो एक बेशक सैंपल है। आप टेक्स्ट बुक के थ्रू करवाओ, किसी भी हाँ, तरह से करवाएँ, ठीक है ना? ये हाँ मैं कह जी। रही थी। आप जो कह रही हो ये ना कि जैसे करिकुलम आपने के बात पाबंद बोली नहीं है, ना, नहीं, हाँ, हाँ, पाबंद जैसे करिकुलम आपने के बात पाबंद बोली हैं। थी, मैं हाँ, जी मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि हम बुक्स को पढ़ाने के पाबंद नहीं है, लेकिन हुँ। इस चीज़ के अगर हम ये सोच रखते हैं कि हम पाबंद नहीं है बुक्स पढ़ाने के, फिर हमने खुद में ये एबिलिटी पैदा करनी है कि बुक से हुँ, कई मजीद जिस तरह एक टीचर का लेवल होता है हमारा 5th या मिडिल क्लास स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है वो उस लेवल पे भी आए। ये भी हम टीचर्स की ही उस पे डिपेंडेड है कि हम कितना एबिलिटीज़ उनको पे। दें। हुँ, जी जी वो बुक परवशा तो और हमारे पास एक सैंपल ही हो नहीं नहीं जाती है। नहीं, मैं समझ गई आप दोनों की बात। जी, परवशा जो है ना वो करिकुलम की बेसिकली नहीं, वो एक्चुअली बुक ही कहना चाह रही है कि बुक जी, के जी, हाँ, लिए हम हाँ, पाबंद नहीं है। क्योंकि करिकुलम में जी। वो, क्योंकि हमारे पास बेंच मार्क्स बने हुए हैं, हम सिंगल नेशनल हाँ, करिकुलम फॉलो उसके करके हमने पाबंद हैं। उनके उसको हमने फॉलो करना है। वो जो हमारे पास बिल्कुल। वहाँ पे जो एसएलओज है, हमने उसके अकॉर्डिंग ठीक है हमने चलना है। बुक के बेशक हम वो नहीं कर सकते। बुक में आपके पास हाँ, कंटेंट है, आप वो कंटेंट आप बुक से भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन हाँ, भी आप वो हमारी कंटेंट मर्ज़ी को कि हम आपने बुक को फ़ॉलो करें एसएलओस जिनके को पास आपने दूसरे कवर ज़रिए करवाना है। नहीं है। जी बिल्कुल। अभी जो है ना कुछ और लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जरा मैं उनको आंसर कर लूं, फिर उसके बाद फिर मैं वापस आप लोग डिस्कशन की तरफ आती हूँ। ये साजदा चाकर ने उन्होंने पूछा है कि बच्चे जो है समटाइम्स क्लास में बहुत बोर होते हैं, तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज से बच्चे एक्टिव होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली क्योंकि प्ले बेस्ड लर्निंग ही इसका पर्पस ये है कि अपने बच्चों को बोर नहीं होने देना, क्योंकि उनको प्ले प्ले में, खेल खेल में आपने उनको सब कुछ सिखाना है। उनकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, उनकी मतलब उनका कॉग्निटिव लेवल भी डेवलप हो रहा है, उनके जो है ना साइकोमोटर स्किल्स भी डेवलप हो रहा है, उनका इफेक्टिव डोमेन भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपने उनको वहाँ पे शेयरिंग सिखानी है या रिस्पेक्ट सिखानी है कि अपने पीयर्स की वो किस तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के टर्न का ख्याल करना है। ये सब कुछ आपके जो तीनों जो डोमेन्स है, लर्निंग डोमेन्स, इन तीनों की लर्निंग होती है और बच्चे भी एक्टिव होते हैं। उनको यही लगता है कि हम लोग प्ले कर रहे हैं, बट बेसिकली उनकी लर्निंग हो रही होती है।
फिर इसके बाद फाइजर ने पूछा बच्चों को हम गेम की थ्रू भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, पिक्चर के जरिए भी करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप उनको पिक्चर्स के थ्रू आप करवा सकते हो, आप इनको डिफरेंट स्टोरीज आप ले जाकर आप उनको क्लास में करवा सकते हो। आप उनसे ये कह सकते हो कि इस स्टोरी को जो मैंने आपको स्टोरी टेलिंग की है, इसका पर्पस क्या है, या इससे आपको क्या लेसन आपको मतलब आपने गेन किया। और साथ में आप उनको बता सकते हैं कि आपके ख्याल से इस स्टोरी का टाइटल क्या हो सकता है। मतलब अगर वो 4 या 5 क्लास के बच्चे हैं तो वो बता सकते हैं। अगर बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं तो इतना ज्यादा उनको नहीं पता, मतलब KG 1 2 के बच्चे, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी लेवल की बात हो रही है तो वो 5 तक आ जाता है। तो हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए भी आइडिया, अच्छा प्रैक्टिस ये क्रिएटिव राइटिंग के लिए आप बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग के लिए आप उनको एक स्टोरी मतलब एक क्या कैसे आप एक कॉन्सेप्ट दे, आप एक थोड़ा सा उनको आइडिया दे कि जैसे मैं कहीं पे मैं जा रही थी और रास्ते में मैंने देखा कुछ परिंदे थे या कुछ लोग गुजर रहे थे और इस तरीके से वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। आप आगे जो ना मतलब आपने थोड़ा सा मतलब उनको लेआउट दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया उसका, आगे बच्चों से कहो अब आगे आप उसे खुद कंप्लीट करो। अगर आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स में जो क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस वो इसी तरीके से करवाते हैं। आपने थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी खुद से बनाई, उनको बताया कि ये सिनेरियो है, अब आगे जो है ना किस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे आपने बच्चों को दे दिया। एक बच्चा डिफरेंट स्टोरी करेगा कि मैं वहां से गई, फिर मैं अपनी कजन से मिली, या फिर हमने ये किया। दूसरी बच्ची जो है ना या दूसरा बच्चा वो कोई और स्टोरी बता देगा, तीसरा बच्चा कुछ और स्टोरी बना देगा। तो इस तरीके से उनकी जो क्रिएटिविटी है वो चाहे इंग्लिश में हो, मतलब लिटरेसी की हम बात करें, चाहे इंग्लिश लिटरेसी हो या उर्दू में हो, तो आपके दोनों लैंग्वेजेस इससे डेवलप हो जाएंगे और उनकी क्रिएटिविटी इनहांस हो जाएगी। और ये लैंग्वेज सेंटर्स में बहुत ज्यादा करवाते हैं, ये हम स्कूल्स में हमें ये इस चीज को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों को राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम है, क्रिएटिव राइटिंग को नहीं आती। तो हम लोगों को पहले क्रिएटिव राइटिंग से पहले हमने उनको सेंटेंस बनाना, सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सब कुछ हम लोगों ने उनको चीजें जब सिखाएंगे, जब उनको आ जाएगा मतलब उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, जब इनको ये चीजें आते होंगे, वो सेंटेंस बना सकते हैं, तब उनको क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लेकर आएंगे। आप उनको कोई सिनेरियो दो, आगे वो स्टोरी को खुद कंप्लीट करेंगे, फिर आकर आप उनको स्टेज पे बुलाओगे, इससे मतलब वो अपनी स्टोरी भी शेयर करेंगे, स्टोरी टेलिंग भी हो जाएगा और साथ में उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि वो आगे क्लास के सामने उस चीज को प्रेजेंट करेंगे। अगर कोई और भी इसमें कुछ पॉइंट्स देना चाहता है तो फिर आप लोग बता सकते हो, अगर आप लोग पास मेरे अलावा मतलब कुछ और इनोवेटिव आइडियाज है। यस, क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से मैं चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स ऐड करना। क्रिएटिव राइटिंग हम इस तरह कर सकते हैं जिस तरह मैं खुद करवाती हूँ और इसका जी जी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स बच्चों का मिलता है। कैसे करवाते हैं? अगर आपने कोई टाइटल लिख भी दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी अगर छोटी क्लासेस हैं, हम किसी एनिमल का दे देते हैं, तो हम छोटी क्लासेस मतलब 2-3 क्लास का ऑलमोस्ट अगर होता है इंग्लिश में 10 सेंटेंसेस से हमें नहीं चाहिए कि हम उससे ज़्यादा दें। तो हमने कोई टाइटल दिया, कोई उसको हमने एनिमल का नाम दिया, तो सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे, बेशक हम उर्दू में पूछ लें क्योंकि उनकी लैंग्वेज कैपेसिटी तो इतनी नहीं होती। जब हम जी जी पूछेंगे कि क्या आपने कभी देखा है, तो वो मतलब मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन करके हम बच्चों से वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो उनको पता है लेकिन उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। इस तरह हमारी पार्टिसिपेटरी लर्निंग भी ये पूरी हो जाएगी और बच्चे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ, ये हमने लिखा है। फिर जो फैसिलिटेटर है एज़ अ टीचर, वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ़ उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेगी और थोड़ी बहुत जो वोकैब्युलरी बच्चों के पास पहले से थी, कुछ वर्ड्स उनके पास और आ जाएँगे। इसी तरह जो वो सेंटेंसेस को देखते हैं, तो जो बच्चों जी का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो बूस्ट अप हो जाता है, बच्चे खुद को एबल समझते हैं। नेक्स्ट के लिए अगर आप ना करवाओ, तो बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि हमने एक और राइटिंग करनी है। इसी तरह फिर उनका माइंड उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देता है कि अगर हमें ये चीज़ क्रिएटिव राइटिंग के लिए दी गई तो इस पे मैं कितना लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। फिर वो बिल्कुल थोड़ा-सा ना अपने माइंड को इस काम पे लगा देते हैं कि हमने इसके बारे में अगर सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या-क्या चीज़ इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो ये चीज़ वर्क करता है और ये मैं क्रिएटिव राइटिंग इसी तरह से करवाती हूँ। एक्सीलेंट पलवशा, बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बताए। यही हमारे पास साजदा का यही क्वेश्चन था कि बच्चे जो ना वो रिलेक्टेंट है, वो अनविलिंग है क्वेश्चंस का के आंसर करने के लिए, मतलब व्हाट्सएवर सिनेरियो वी गिव टू आवर स्टूडेंट्स, सो दे आर रिलेक्टेंट टू राइट ऑन दैट।
तो अगर आप उनसे खुद उनको क्वेश्चंस, आप उनको इस तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे, आप उनसे वो क्वेश्चन उनके जो जो भी उनके माइंड में है या जो बताना चाह रहे हैं वो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर ऐसा ऐसा आप उनको राइटिंग की तरफ लेकर आ सकते हो। पहले आप उनको ओरली आप उनको करवा ले, जैसे पलवर शाह ने बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, और फिर उसके बाद आप उनको ऐसा ऐसा राइटिंग की तरफ लेकर आए, और उससे पहले आपने उनको सेंटेंस क्रिएशन पे काम करवाना है। ठीक है, प्ले के साथ साथ अपने सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं ये भी आप डिफरेंट, जैसे सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस तरीके से आप गेम के थ्रू आप इनको करवा सकते हैं। तो इससे वो ये होगा कि वो बहुत अच्छी तरीके से वो लर्न करके और फिर वो सेंटेंस वगैरह बना सकते हैं, और फिर आगे क्रिएटिव राइटिंग की तरफ वो आ सकते हैं। तो मैडम अनफॉर्चुनेटली हमारी डिस्कशन जो है अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वेबिनार का जो हमने 1 आवर सेट किया था। अच्छा, इस वेबिनार के हवाले से मैं मैडम बता दूं कि इस ये रिकॉर्डेड वेबिनार है। ये हमारे वेट एलएमएस पे अवेलेबल होगा। बाद में अगर किसी ने इसको सुनना हो, रेफ़र करना हो, अपने कुलीग्स को भेजना हो, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा और हमारे वेट एलएमएस पे भी होगा अपलोड। तो मैडम मैं एक कहूँगा कि आप अगर लास्ट सम अप आपने करना है, आपके पास 3 मिनट्स हैं। जी, बस यही हमारे पास है, प्ले बेस्ड लर्निंग। इसके जो जितने भी मिथ्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसको बिल्कुल हम लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि हम लोगों का पर्पस एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, एज अ पेरेंट, हम लोगों का ये पर्पस होता है कि हमने बच्चों की कॉग्निटिव लेवल, उनकी साइकोमोटर स्किल्स को और उनके इफेक्टिव डोमेन्स, इन तीनों डोमेन्स को हमने डेवलप करना है। तो हम लोगों ने उनके लिए प्ले बेस्ड लर्निंग जो है ना, सबसे आइडियल, मतलब मैं कह सकती हूँ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल मेथड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये अगर इसको हम यूज करेंगे तो इसमें बच्चे जो है ना, उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है और वो एंड्स ऑन एक्सपीरियंस इनका होता है, तो जिसकी वजह से वो उनकी रिटेंशन ज्यादा होती है, वो बहुत मतलब लॉन्ग रन में उनको लॉन्ग टर्म तक वो उनको चीजें याद रहती है कि जो उन्होंने बचपन में एक्सपेरिमेंट्स किए थे या जिस तरीके से किए थे। अच्छा सॉरी, इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, बिल्कुल वो आप लोग हम लोग डिस्कशन में मैं मेरे माइंड से निकल गई। तो इससे मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड की थी, ये 3 मिनट्स में हमारे पास वीडियोस हो जाएंगी। स्क्रीन मेरे ख्याल से नजर आ रही है आप लोगों को। मैडम आपकी स्क्रीन विजिबल है मैडम। जी, अच्छा, आवाज बंद हो गई या मुझे नहीं आ रही? अभी आ रही है? अभी जी जी, आवाज अभी आ आ रही रही है? है। अच्छा, अभी आ रही मेरा है। वॉल्यूम। अच्छा मैडम, आपने जो लिंक हमें एज ए होस्ट से सेंड किया था वीडियोस का, अगर आप कहती हैं तो मैं चला देता हूँ, प्ले कर देता हूँ। चलिए ठीक है। मैं आप प्ले करता हूँ। मैडम अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें शेयरिंग। ठीक है, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम्म। सायरा, ये मुझे वेट एलएमएस का नहीं पता कि क्या है। अगर हबीबुल्ला साहब हैं कोई, वो बता रहे हैं तो काइंडली ये शेयर कीजिएगा फिर हमारे आपके साथ। साथ मैंने शेयर कर दी है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शेयर करने के बावजूद मैं बता देता हूँ, वैट वर्चुअल एकेडमी फॉर टीचर ट्रेनिंग है।
इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी हुई है, टीचर घर बैठे अपने आप को ट्रेन कर सकता है और हमारे काफ़ी मॉड्यूल्स है उसमें, वो देख सकते हैं, रिसोर्सेज है। जी ठीक है, ये आपके पास एक वीडियो थी जो वो प्ले बेस्ड लर्निंग की, तो इससे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ट्रेनिंग मैन्यूल्स में से बहुत सारी चीजें इसमें बंदा तो बंद करो यार। Students learn best when they are actively engaged in hands-on learning experiences. In play, children explore their environment and things around them. Children are naturally curious, and they are wired to do things that will help them learn. They learn by exploring ideas and language, manipulating objects, acting out roles, or experimenting with materials in their play. Adult interactions extend the learning and push the learning that happens during play to its fullest. By talking about what they are doing and asking children questions about their play, you help them to build their understanding and communication skills. The focus of students' learning should be on the process, the students' willingness to keep trying, experimenting to gain understanding, and encouraging curiosity instead of the final product or the answer. Learning is more meaningful, and children will remember things better if it is based on their interests or something they did and experienced rather than something they watched or were told. Kindergarten activities are important to teach not just the building blocks of literacy and math, which students will continue to use in older grades, but they also teach social skills, self-regulation, communication, and help children to develop motivation to learn, which they will use for the rest of their lives. क्या करूं यार, फिर हर वक्त रैंक यहाँ पे एक और वीडियो है हमारे पास। यहाँ पे बच्चों को हमें prepositions या पोजिशनल जो वर्ड्स है इनको सिखाने के लिए, तो इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, और इस तरह आप खुद भी काफी आप लोग प्रैक्टिस भी करवाते हो और खुद आगे भी करवाओगे। यहाँ पे ये जो दूसरी वीडियो है ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, वो बच्ची एक्सपेरिमेंट कर रही है। अच्छा मैडम, हमारा टाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट हो गया है, और ये डिस्कशन जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी आखिर में उतना ही हम लोग का टाइम की लिमिट पूरी हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैडम ने क्वेश्चन किया था वैट LMS के हवाले से, तो वो मैं चैट में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ये अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे हमारी www.vat.gov.pk, vat.governmentofbalochistan.pk, VAT.gov.pk, ये मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जितने भी वेबिनार्स हैं और जो हमारी पॉडकास्ट हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे जाती हैं। इसके अलावा हम जो कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं जितने भी, जिस तरह मैडम सायरा थी, तो उनको भी हम एज ए वेबिनार के लिए हम कंसिडर करते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे वेबिनार्स आएंगे तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी काइंडली उसको भी ज्वाइन करें, और ये एक बहुत अच्छा जो है हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा इंशाल्लाह इस तरह। अगर किसी ने कोई पॉइंट ऐड करना है मैडम सायरा से, तो लास्ट हमारे पास कुछ मिनट हैं, 1-2 मिनट अगर आप करना चाहें तो कर सकते। सर ये मैं पॉइंट ऐड कराना चाह रही थी ना, जैसे अभी सायरा आपने दिखाया ना वो वीडियो प्रपोजिशंस वाला, तो मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि एग्जाम जब हम लेते हैं, असेसमेंट्स जब हम लेते हैं, तो इस तरह क्यों लेते हैं कि आप लिख के दो सेंटेंस है, ये क्या कह रहे हैं, इन डालो ऑन डालो। हम बच्चों के पास चलो एक बैग रख दिया, हम कहते हैं 2 चीजें रख दी हैं, हमें इन करके दिखाओ, हमें आउट करके दिखाओ, हमें अप करके दिखाओ, हमें डाउन करके दिखाओ, तो इस तरह से हम उनकी मार्किंग करें। इसमें वही चीज आ जाती है, एक तो हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, फिर दूसरी अभी उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें मजीद इसमें काम करना है, तो एकदम से नहीं आ सकता। अभी जैसे बहुत से जो इनकी टच में जो है तो उसके प्री असेसमेंट के लिए जो जाते हैं या पोस्ट टेस्ट जो उनका होता है, तो उसमें एंड लाइन और
ठीक है, बेसलाइन। उसमें फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी है जिसपे बच्चों को क्वेश्चनिंग उनकी की जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आगे चल के मे बी इसके ऊपर काम हो, फिलहाल तो मतलब नहीं है, इस पे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये है ना कि टाइम लिमिटेशन क्यों है, एक दिन में हम लोग ले रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि सारा असेसमेंट एक ही दिन में हो ना, जितना निचोड़ एक दिन में हम क्यों दें, उस तरह से तो फिर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी मैं कह रही हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है अभी। यही ना, अभी जब बहुत से स्कूल्स में इनके ये जो टेस्ट हो रहा है बेसलाइन और एंड लाइन में, उसमें यही चीज मतलब उनसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग आंसर भी होते हैं, बच्चों से पूछा जाता है और फिर उनके बेसिस पर उनके आंसर्स वहां पे रिकॉर्ड होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर मेरे ख्याल से शायद इसके ऊपर और काम हो। तो फिलहाल तो मतलब डच में तो ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अबेट में आगे इंट्रोड्यूस होगा या फिर असेसमेंट में ये जो बैक के थ्रू होगा या फिर जो हमारे बोर्ड ऑफिस है उसके थ्रू होगा। तो लेट्स सी के फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि आगे इनके क्या प्लान्स है। तो जो मतलब जो ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। मैडम मापारा का। और जो हमारे एक्टिव जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के लिए जो हमारा पोस्ट है वो आप अगर हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, तमाम पार्टिसिपेंट्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।